नमस्कार। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने वैदिक ज्योतिष और भृगु नंदी नाड़ी से शादी के बारे में कुछ बातें शेयर करने चाहता हूं और वो एग्जाम्पल के रूप में इन दो चार्ट्स के ऊपर बात करूंगा। लेकिन जब भी मैं कोई एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं उससे पहले मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करता हूं। तो पहले प्रार्थना। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो शादी या प्रेम से संबंधित है, क्योंकि आज जो आज के दिन या आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम बात करते हैं, हर किसी की इच्छा रहती है कि उन्हें जीवन में वो अच्छा साथी मिले जिसके आने से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए। तो सबसे पहले अगर ये पहला चार्ट मैं आपसे लेना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब भी भृगुनंदी नाड़ी से मैं बात कर रहा हूँ, पहले अगर भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट में हम ट्राइन देखते हैं 159, यानी कोई भी ग्रह लेना हो तो उससे 159 लेना है। अगर हम आज शादी यानी पत्नी के बारे में अगर जातक, ये दोनों चार्ट अगर मेल के हैं तो यहाँ पर उसकी अगर जातक व्यक्ति आदमी का चार्ट है तो जैसे तो वहां पर हम उसकी पत्नी को शुक्र से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर शुक्र को लूंगा। शुक्र से पंचम भाव 1 2 3 4 5 वो मंगल को लूंगा। तो यहाँ पर पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है। तो और यहाँ से 6 7 8 9 में राहु बैठा हुआ है। तो इस जातक के जीवन में ऐसा दिखता है कि शुक्र जब भी चंद्रमा के साथ बैठता है तो कुछ ना कुछ जातक को प्यार अवश्य होता है, या किसी ना किसी बात की खटपट की वजह से शादी में दिक्कत हो सकती है। अगर शादी हो जाए तो शादी के बाद, और शादी ना हो तो शादी से पहले। ये एक बात, क्योंकि ये शुक्र और चंद्रमा दोनों इकट्ठे बैठे हैं। दोनों भृगुनंदी नाड़ी शुभ ग्रह माने गए हैं। दोनों ही डेस्टिनी को आप कह सकते हैं बनाने वाले हैं, यानी डेस्टिनी मेकर माने गए हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करें, क्योंकि शुक्र जो अगर शुक्र और हम शुक्र बुध और इस तरह से अगर हम प्लैनेट लेते हैं तो गुरु और शनि को नहीं लेते हैं। अगर चंद्रमा और मंगल जो है, चंद्रमा और मंगल हैं, वो डेस्टिनी मॉडिफायर भी हैं। लेकिन जब वो डेस्टिनी मेकर के साथ बैठते हैं, अगर हम डेस्टिनी मेकर अगर किसी प्लैनेट को लेते हैं तो वो शुक्र है, बुध है और सूर्य है। अगर डेस्टिनी मॉडिफायर अगर उनके साथ बैठ जाए तो वो भी डेस्टिनी को मॉडिफाई करता है, लेकिन पॉजिटिव वे नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इसी ट्राइन में, अगर शुक्र से युति के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है पहले भाव में, पंचम भाव में शुक्र से मंगल बैठा हुआ है, और नवम भाव में यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। अभी मैं डिग्री की बात नहीं करना चाहता, डिग्री की बात मैं क्लास में करता हूँ। यहाँ मैं एक सिर्फ चार्ट, क्योंकि नया बैच जो स्टार्ट होने से पहले उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देखते हैं। अगर उन्हें ये कंसेप्ट अच्छा लगता है और फर्दर वो डिटेल अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक डेस्टिनी मेकर प्लेनेट, डेस्टिनी मॉडिफायर 2 यानी चंद्रमा और मंगल और डेस्टिनी ब्रेकर यानी राहु के साथ युति बैठ जाए, अब यहाँ पर डिग्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 5 और 9 की ट्राइन में अगर सिर्फ हम ट्राइन को पकड़े,
लेकिन मैं यहाँ पर, क्योंकि हमने शादी का बताना है और इस चार्ट में लिखा है कि व्यक्ति को प्यार अवश्य हुआ, पर वह जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं कर पाया। देखिए जहां पर भी शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और जो मंगल की युति होती है, वो मेल फीमेल के बीच में एक क्लोज रिलेशन, एक लगाव की चीज को दिखाते हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने बोली, जब भी चंद्र और चंद्र और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो लगाव वो जरूर दिखाते हैं, लेकिन ना किसी वजह से उनमें कुछ गड़बड़ भी होने की संभावना रहती है, यानी वो बात को पूरा नहीं करते, या बात को पूरा होती है तो उसमें कुछ खटपट रहती है। तीसरी बात, जब भी शुक्र और राहु की आ जाएगी तो कोई ना कोई एक ऐसा इंटरफेरेंस जरूर होता है जिसमें शुक्र और राहु के बीच में अलगाव की स्थिति पैदा होती है। तो इस भृगुनंदी नाड़ी के कंसेप्ट में शुक्र, चंद्रमा, मंगल, राहु होने से लगाव दिखाता है, क्योंकि मंगल और शुक्र बंदे के बीच में लगाव दिखाता है, मेल फीमेल के बीच में। चंद्रमा कुछ ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे वो दूर होते हैं, और राहु उनको दूर करने में वो स्थिति बनाता है। यानी जातक को प्यार हुआ, और जातक को प्यार हुआ, अच्छा उनका संबंध रहा लड़के लड़की के बीच में, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई जिस स्थिति की वजह से वो शादी में नहीं कन्वर्ट हो पाया उनका प्यार। ये एक बात भृगुनंदी नाड़ी से किया। अगर हम इसी बात को, अगर हम यहाँ वैदिक ज्योतिष में देखना चाहे, क्योंकि मैं, मेरा भृगुनंदी नाड़ी का भी एक कोर्स है और एक वैदिक ज्योतिष का भी है, तो वैदिक ज्योतिष में भी अब मेरा बताने का यहाँ पर फर्ज है। वैदिक ज्योतिष में जब भी चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे बैठे होते हैं, और साथ में यहाँ पे देखिए सेकंड भाव में ये गुलिका और मांडी, जो लगन में गुलिका है और यहाँ सेकंड हाउस में मांडी, यानी इन दोनों में कोई टकराव होगा और फैमिली की कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में उस रिश्ते को मुश्किल होगी। यानी शुक्र और चंद्रमा जब भी बैठे होंगे कुछ वो टेंशन देंगे। अब यहाँ पर हमें जिस तरह से हम देखते हैं, अब देखते हैं कि शुक्र के ऊपर किन किन पाप ग्रह की दृष्टि हो सकती है जिसकी वजह से उनके रिलेशन में दिक्कत आए। अब यहाँ पर देखिए मंगल की तो यहाँ सप्तम अष्टम वो नहीं आ रही। राहु की 1 2 3 4 5, यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि इसके ऊपर आ रही है। दूसरा, बुध भी यहाँ पर वक्री होकर आ रहा है। जब बुध वक्री होकर आता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज दिखाता है जो कमिटमेंट को पूरी होने में दिक्कत कर सकता है, या ना होती हुई चीज को करवा सकता है, और होती हुई चीज में कुछ भी ऐसी शब्दों का योगदान रहेगा। अब वो लड़की की माँ की वजह से हो सकता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा, अगर शुक्र वो लड़की है तो चंद्र उसकी माँ है, और बुध उसके दोस्त हैं, या बुध एक कम्युनिकेशन है, शब्दों का कुछ ऐसा कहा जाएगा जिसकी वजह से अलगाव पैदा होगा। तो इस चार्ट में मैंने भृगुनंदी नाड़ी का भी कंसेप्ट लगाया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक राहु की मैलेफिक इफेक्ट है, और दूसरा जो है यहाँ पर जो बुध है वो वक्री है, और इसके अलावा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा, अपार्ट फ्रॉम एक जो चीज इसमें दिख रही है कि हम जो लगाते हैं वैदिक में वो पाप कर्त्री है, क्योंकि यहाँ पर अगर शनि है लगन में, और तो तीसरे भाव में यहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य को हम पापी ग्रह तो नहीं बोलते लेकिन क्रूर ग्रह बोलते हैं, और जैसे यहाँ पर शनि को हम एक पापी ग्रह बोलेंगे, और यहाँ राहु की जो दृष्टि है वो भी पापी है। तो यहाँ पे एक पाप कर्त्री हो गया, यानी सूर्य और जो शनि का संबंध आपस में है वो लड़ाई वाला है। अगर दोनों एक दूसरे के बीच में उनके बीच में कोई आएगा तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिसने की सिचुएशन, या उसके फंसने की सिचुएशन, या उसको दिक्कत होने की बीच वाले को होती है। तो यहाँ पाप कर्तृ योग का आप इस तरह से लगा सकते हैं, चाहे आप मजाक में लीजिए लेकिन जेन्युइन चीज है ये। तो यहाँ से हमने
वैदिक से भी देखा और हमने यहाँ से भृगुनंदी नाड़ी से भी देखा। दोनों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप मुझसे जुड़कर उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पर अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में तो हम लोग सिर्फ राशि चार्ट लेते हैं और राशि चार्ट में डिग्री के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन अगर हमें वैदिक देखना हो तो वैदिक में हम D9 चार्ट को जरूर देखते हैं, क्योंकि D9 चार्ट अगर ये हमारा पेड़ है, अगर अगर हमारा राशि चार्ट एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उस पेड़ पे जो फल लगने हैं वो D9 से ही देखते हैं। और शादी का जो फल उस जातक को मिलना है उसके लिए तो खासकर ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे कि शुक्र और मंगल की युति होने से लड़के और लड़की में संबंध अच्छा दिखाता है, लेकिन इसके साथ अगर हम देखेंगे तो इसके लिए देखने के लिए हम कोई एक्सपेक्ट देखना चाहें तो यहाँ शुक्र शुक्र की राशि में है, जैसे शुक्र को सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना गया, लगाव देता है लेकिन वो कुछ भी गड़बड़ दे सकता है। अगर आप इसमें देखेंगे कि कोई दृष्टि के हिसाब से 1 2 3 4 5 जुपिटर की अच्छी दृष्टि भी है, यानी वो पवित्र रिश्ता है, इसके ऊपर एक दृष्टि भी अच्छी है, कोई मैलेफिक इफेक्ट भी नहीं दिख रहा, ना सैटर्न का दिख रहा, ना ही इसमें यहाँ पर आप कह सकते हैं राहु का दिख रहा। परंतु सप्तम भाव में जब भी मंगल बैठा हो शुक्र के साथ तो रिलेशन तो दिखाता है, लेकिन रिलेशन को फुलफिलमेंट कमिटमेंट में कन्वर्ट होने में शुक्र ही सफिशिएंट है उसको डिले कराने में, और मंगल आ जाए तो उसको ना कंप्लीट होने में ये बहुत अहम रोल बन जाता है। अदरवाइज आप देखेंगे इस D9 चार्ट में कोई भी ऐसा योग नहीं है जो इसको रोकता हो। 1 2 3 4 इवन केतु का भी नहीं है, 1 2 3 4, और ना राहु का है ना सैटर्न का है, सिर्फ मार्स और शुक्र जो आपस में मिला रहे हैं, आपस में प्रेम करा रहे हैं, लेकिन वो शुक्र यहाँ पर उसको कमिटमेंट जो है, शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, जुपिटर का एक्सपेक्ट भी आ रहा है, हो सकता है ये इकट्ठे भी रहे हैं लेकिन ये शादी नहीं हो पाई। अब आते हैं दूसरे चार्ट, इसमें एक और चीज देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर जो चीज देखी है ये इससे अलग है कि अगर जब भी सैटर्न एग्जॉल्टेड पोजीशन में या फोर्थ राशि में कैंसर में हो तो, और वो 1 5 और 10, 1 5 या 10 भाव में बैठा हो तो वो जातक को एक अच्छा गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेटस दिखाता है। ठीक है जी, ये आपको एक एडिशनल टिप यहाँ पर मैंने चीज मैरिज के चार्ट में ही मैरिज की बात करते करते दिखाई है। दूसरा चार्ट अब देखते हैं इस जातक का कि यहाँ पर अगर देखेंगे शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है, यानी और सामने ही उसके जुपिटर बैठा है, जुपिटर और शुक्र की आपस में दृष्टि है एक दूसरे को, और जो गुरु है वो शनि की राशि में ही बैठा, शनि की राशि में बैठा हुआ है, यानी पंचम भाव में बैठा, वो इसका कारक भी है। जुपिटर को अगर हम देखें तो शादी के लिए जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत जरूरी होती है। तो इस जातक की शादी अवश्य हुई, इस जातक की शादी अवश्य हुई। शुक्र यहाँ पर अगर शनि के साथ बैठा है या तो डिले करता है या शादी में कुछ अलगाव की स्थिति पैदा करता है। अब यहाँ पर हमने ये सब वैदिक से देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैदिक से देख रहे हैं। इस चार्ट में हमने अभी यहाँ और कुछ अभी नहीं लगाया। तो इस चार्ट में अगर पंचम भाव का जो स्वामी है वो खुद शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये दिखता है कि शादी की ब्लेसिंग गुरु के द्वारा अवश्य है, बट शनि की उसकी उपस्थिति से उसको दिक्कत होती है। तो अभी मैं इसी D9 चार्ट वैदिक में लगाता हूँ, इस चार्ट में भृगुनंदी लास्ट में आऊंगा। तो D9 चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पे सप्तम भाव का जो स्वामी है, जो और ये मैरिज का चार्ट भी D9 कहा जाता है, इसका सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र बनता है, और शुक्र पंचम भाव में राहु के साथ जाके बैठ गया।
अब राहु के साथ जाके बैठ गया और वो भी सूर्य की राशि में, और उसके आगे चंद्रमा भी है। तो यहाँ पर ये दिखाता है क्योंकि फुलफिलमेंट तो चीज दिखा रही है, लेकिन राहु और जब केतु में एक्सेस में जब भी शुक्र आएगा तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते की वजह से उसको फलने फूलने में आशीर्वाद की कमी रहेगी, जब तक उसके साथ 2 या 3 प्लैनेट्स की ज्यादा अच्छी शुभ दृष्टि ना हो। क्योंकि मेलेफिक इफेक्ट राहु का, मेलेफिक इफेक्ट केतु का 2 ऑलरेडी हो गए, और ये चार्ट में अगर यहाँ पर भी पाप कर्तृ योग बनता है कि मंगल इस साइड है और राहु इस साइड है, बीच में शुक्र है। ठीक है जी। अब आते हैं भृगुनंदी नाड़ी वाले कंसेप्ट पे। भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट में फिर हम शुक्र को पकड़ेंगे। शुक्र से हम पंचम भाव गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है। अगर हम यहाँ 9 देखें, 6 7 8 9, यहाँ पर भी नहीं, यानी 3 7 11 भाव को लें तो एक प्राइम बनता है। हमें सिर्फ प्राइम देखना है। प्राइम देखने में क्या कह रहा है, शुक्र शुक्र यहाँ पर शनि के साथ बैठा है, शादी दिखा रहा है, डिले दिखा रहा है, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग होने की वजह से, डायरेक्ट एस्पेक्ट होने से वो शादी में भी डिले नलीफाई हो गई, क्योंकि जो गुरु है वो शादी का कारक है, शुक्र को देख रहा है, पंचम भाव से देख रहा है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हो गया। उसने शनि के डिले को, या शनि की आप कहते थे 28 साल में शादी होगी, अगर 28 के बाद उसको शायद शादी मिल भी जाती, लेकिन शादी अवश्य ही 28 साल से पहले हुई, और वो दिखाता है कि ये शादी को चलने में दिक्कत देता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट लगा के देखें, तो इसके सेकंड भाव में यहाँ पर केतु है, शुक्र से सेकंड भाव में केतु है। यानी जब शुक्र केतु से जाके मिल रहा है, तो शुक्र केतु से पहले मिल रहा है, मंगल से जाके बाद में मिल रहा है, तो ये दिखाता है कि ये अपने पति से अलगाव दिखाता है। ये दूसरा जो रूल है, ये भी भृगुनंदी नाड़ी का है। जब शुक्र और मंगल मार्स के बीच में, क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी में मार्स से पति को देखते हैं, जब भी शुक्र और मंगल के बीच में केतु आ जाता है, तो पति पत्नी में किसी भी वजह से अलगाव की स्थिति को पैदा करता है। और भृगुनंदी नाड़ी में जैसा हम D9 चार्ट को देखते ही नहीं, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों, पहला चार्ट जो मैंने दिखाया आपको, उसमें दिखाया कि व्यक्ति को प्यार हुआ लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरे चार्ट में मैंने आपको बताया शादी हुई, लेकिन किसी भी वजह से पति पत्नी के बीच में इकट्ठे रहने की जो इच्छा होती है वो नहीं बनती हुई दिखाई दी, और वो कभी भी इकट्ठे नहीं हुए। हाँ, इस चार्ट में भी आप ये देख सकते हैं कि जो शनि है वो जो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, और सूर्य जो है जो वो शनि से अगले भाव में पड़ रहा है, तो उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जातक को भी गवर्नमेंट से भरपूर सपोर्ट है। अब आते हैं मेरे कोर्सेज के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं कि 4 अप्रैल से भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स चल रहा है, जो सोमवार और बुधवार को होगा। फीस यहाँ पे मेंशन है। ये मेरा सेकंड बैच होगा भृगुनंदी नाड़ी का, तो इसमें मेरे पहले स्टूडेंट्स की फीडबैक भी लगी हुई है, कुछ आप वो देख सकते हैं। और मेरा भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक प्लस एडवांस एक ही कोर्स है। जब मैं कोई बाकी लोगों की तरह 2 कोर्सों में नहीं कराता, जो भी नॉलेज है मैं एक ही में देता हूँ। इसमें सब कुछ जो कंटेंट्स लिखे हुए आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। दूसरा कोर्स जो मेरा है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे है, वो शनिवार इतवार को होगा, और इसकी फीस यहाँ मेंशन है, और ये कंटेंट्स भी मेंशन है। तो जो भी अगर जिस मेरे पढ़ाने के तरीके से जिनको लगता है कि मैं कन्वीनियंटली और आपको इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, या मेरे कंटेंट से आप सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ट्राई करें। मेरे कुछ ये दो जो कोर्स हैं, जो सोमवार और बुधवार को भृगुनंदी नाड़ी वाला, और एतवार को वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला, सैटरडे संडे को यानी शनिवार एतवार को वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला, ये मैंने इस बार प्लानिंग किए हुए हैं कि 2 बैच चलेंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में।
अगर मेरे बैच इवनिंग और हिंदी में बन जाते हैं तो ये अलग अलग बैचेस की है बात, मतलब भाषा को लेके, लेक्चर को लेके पढ़ाने का। मॉर्निंग बैच मैंने इंग्लिश में रखे हुए हैं, इवनिंग बैच मैंने हिंदी में रखे हैं। तो जो भी अगर मॉर्निंग या इवनिंग से इंडिया के लोग भी या इंडिया से बाहर के लोग भी जो जिस बैच में कंफर्टेबल हो सकते हैं तो वो एक बार ज्वाइन करके अवश्य देखें। और ये नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, ये नंबर, इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। तो मेरे कोर्सेज स्टार्ट होने की जो मिनिमम कंडीशन होती है, वो चाहे एक स्टूडेंट हो या 5 हो या 10 हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना ज्ञान उन लोगों को देना है जो एक लिमिटेड बैच में मेरे से पढ़ते हैं। मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े बैच नहीं रखे हुए। मैंने हमेशा ही ये किया है कि किसी भी मेरे बैच में 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होंगे, किसी भी बैच में 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होंगे, तभी मैं उनकी पूरी चीज़ें कर पाऊंगा। तो आप ये मान सकते हैं कि बैचेस ये स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे उसमें अभी स्टूडेंट मेरे पास कम है या ज़्यादा है, वो एक बात अलग है, लेकिन ये प्रॉमिस जब आपके पास वीडियो में जाएगा तो मेरे किसी भी बैच में 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये उम्मीद करते हुए दोस्तों कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। तो ये आपका भी अपना यूट्यूब चैनल है, उन्नति एस्ट्रो वाला, इसको आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने देखा है 68% के करीब लोग जो आते हैं, जो ट्रैफिक आता है, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और 80% 90% से लोग ज़्यादा इस पे अपनी फीडबैक भी नहीं देते, सिर्फ वो कंटेंट्स को लुत्फ उठाते हैं और चले जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, चाहे आपको किसी की कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अच्छी लगे या बुरी लगे, तो कम से कम आप उस बंदे से कुछ तो अपने हिसाब से एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ताकि जो आप उससे सीख रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में भी पे करता रहे। तो यूट्यूब पर एनर्जी एक्सचेंज करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको फॉरवर्ड करना, उस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, और कुछ कमेंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं उनके बारे में मेंशन करने से ही एक्सचेंज एनर्जी होती है। वो हमें अपने आप को सुधारने में और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करते हैं। मुझे मालूम है मेरे पास अभी सिस्टम ऐसा नहीं है जिससे मैं ऑडियो बहुत अच्छी क्वालिटी से रिकॉर्ड करता हूँ। अभी मैं कुछ पुराने सिस्टम्स, पुराने लैपटॉप से ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वजह से काफ़ी लोगों की फीडबैक आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे उसको भी मैं साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊँगा, कंटेंट्स की क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाएगी। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर फैमिली से नहीं हूँ, मेरी कोई ग्रूमिंग एस्ट्रोलॉजरों के बीच में नहीं हुई है। मेरी वक्त के हिसाब से, भगवान की मेहरबानी के हिसाब से या आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है कि मैं इस क्षेत्र में भी लोगों की सेवा कर सकूं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय श्री राम बोलते हुए, मैं अपने आज की इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों के साथ इसी प्रकार मेरा संबंध बना रहे और आप लोगों से मेरा प्यार बना रहे। तो जय श्री राम।